राइट। यस। चौथे का आंसर भी डी। ओके सर। तो चौथे के और आ रहे थे मेरे, खाली डी है चौथे का। नहीं नहीं, चौथे का सी भी है और बी भी है और डी भी है। ठीक है ठीक है। सी बी डी। पांचवें का ए। छठे का बी डी। एक सेकंड सर, पांचवे का ए है। हाँ। अच्छा एक। छठे का बी डी। सातवें का बी। ठीक है। यस सर। आठवें का बी सी और डी। आठवें का बी सी और डी। यस सर। नाइन्थ का ए डी। नाइन्थ का ए डी। टेंथ का केवल डी। इलेवेंथ क्वेश्चन का आंसर है ए बी। ट्वेल्थ का आंसर ए बी डी। और 13 क्वेश्चन का आंसर केवल डी। ठीक है। यस सर ठीक है। तो ये तो रहा सारे क्वेश्चन का आंसर की। अब मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आर्यन तुम बताओ पहले। सर कुछ तो पार्शियल हुए थे, एक दो तीन चार क्वेश्चन पार्शियल करेक्ट हुए मेरे से। ठीक है। और चार क्वेश्चन पूरे सही हुए। ओके। ठीक है। तुमसे ओजस। सर बता रहा हूँ मैं, एक सेकंड, एक गिन रहा हूँ बस, एक दो तीन चार, चार पूरे सही थे और एक दो, दो पार्शली सही थे। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो लेट अस गो अहेड एंड स्टार्ट द डिस्कशन। नहीं, तीन पार्शली सही थे। ओके, फाइन, कोई बात नहीं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या इसका आंसर सही था? नो सर। सही था? नहीं? नहीं, अटेम्प्ट नहीं करा था। चलिए। देखिए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इतना अच्छा, इतना लाजवाब क्वेश्चन कि देख के आपको बुरी तरीके से डरा देने वाला क्वेश्चन। क्रिएटिविटी देखिए, आपको जैसे ही सॉल्यूशंस समझ में आएगा और जैसे ही पूरी कहानी तुम्हारे सामने रखी जाएगी, तुम खुश हो जाओगे, बात को समझ लेना। देखो, क्वेश्चन में मैंने कहा था कि जी डैश एक्स, मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ जी फंक्शन जो है, जी डैश एक्स जो है वो एफ क्यूब एक्स के बराबर है। और एफ डैश एक्स जो है, मतलब एफ एक्स का जो डेरिवेटिव है वो जी क्यूब एक्स के बराबर है। और ये दोनों गिवन वैल्यूज हैं, इनके बारे में कोई ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो लोअर और अपर लिमिट्स हैं वो किस तरीके से लिखी गई हैं। तो लोअर लिमिट लिखा गया है जी टू द पावर 4 1 और प्लस एफ टू द पावर 4 1। तो इसको जानने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं। लेट अस एज्यूम अ फंक्शन एच एक्स विच इज बेसिकली जी टू द पावर 4 एक्स प्लस एफ टू द पावर 4 एक्स। ये एक नया फंक्शन मैं कह रहा हूं कि तुम एज्यूम कर लो, ठीक बात है। ऐसा एज्यूम करने से क्या फायदा होगा? अगर अगर लोअर लिमिट की बात करी जाए तो लोअर लिमिट बेसिकली एच एट 1 ही पूछा जा रहा है और अपर लिमिट बेसिकली एच एट
10 ही पूछा जा रहा है, राइट? सो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द सेम फंक्शन एच एक्स। अब जरा सोचो क्या होने वाला है। ये जो एच एक्स फंक्शन है ना, इस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और डिटेलिंग समझा जाए तो इनके डेरिवेटिव्स मैंने देखे, क्या फंसाया है ये समझना। अगर एच डैश एक्स फंक्शन को तुम गौर से देखोगे, मतलब एच एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये आने वाला है 4g³ इंटू जी डैश एक्स। क्या बात है बाबू? और चेन रूल लगा करके 4 टाइम्स f³ x इंटू एफ डैश एक्स, यही आने वाला है। ध्यान से समझ लेना भैया, ये जो f डैश एक्स फंक्शन है, ये g डैश एक्स जो है ना, g³ x जो है वो f डैश एक्स के बराबर है। तो ये बन चुका है 4 टाइम्स f डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स। और जो एफ डैश एक्स माइनस ऑफ जी डैश के बराबर है, तो g³ माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होगा। सो देयर इज अ माइनस साइन, ओके। सो ऑन द अदर हैंड ये जो f³ x है, f³ x है, वो जी डैश एक्स के बराबर है। तो ये हो गया 4 टाइम्स जी डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स। गौर करना, ये 4, ये जो क्वांटिटी यहां लिखी गई है, यही क्वांटिटी यहां लिखी गई है, बट विद अ नेगेटिव साइन। इफ यू कैन सी, कैन यू सी, ये माइनस साइन के साथ है, ये प्लस साइन के साथ है। और ये है सवाल का प्यारा सा मामा मियां मोमेंट, क्योंकि एच डैश एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो, एच डैश एक्स की वैल्यू, एच डैश एक्स की वैल्यू 0 हो चुकी है। इसका मतलब एच एक्स जो है एक कांस्टेंट फंक्शन है। एच एक्स एक कांस्टेंट फंक्शन है, और अगर कांस्टेंट फंक्शन हुआ तो जो भी h1 की वैल्यू होगी वही h10 की वैल्यू होगी, बताओ। और अगर ऐसा हुआ तो ये h1 है, जबकि ये h10 है। तो इस इंटीग्रल का लोअर लिमिट, इंटीग्रेशन अगर लेमडा है तो अपर लिमिट भी लेमडा ही है। अब फंक्शन कुछ भी हो, जब आप सेम लोअर लिमिट से सेम अपर लिमिट पे इंटीग्रेट कर रहे हो तो वैल्यू तो 0 ही पाओगे ना, बोलो। हाँ, यस सर, यस सर। है ना, लाजवाब। यस सर। ठीक बात है, बोलो भाई, यस सर। चले आगे। यस सर। सर ये हमें ऐसे कैसे सोचना चाहिए कि अपर लिमिट और ये सेम हो जाएगी आगे देखो, जाके? ये हमें सोचना नहीं चाहिए। देखो, कहीं भी कोई ऑब्वियस थॉट प्रोसेस नहीं आता। हमें क्वेश्चंस के थ्रू जब जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो वी हैव द एक्सपोजर की क्या हो सकता है। ध्यान से समझो, ये जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट के वेरिएबल्स दिए गए थे, इनको अगर ध्यान से देखा जाए तो ऑफ कोर्स हमें इंटीग्रेशन कर लेने के बाद ये लोअर वैल्यू, मतलब g⁴ 1 इन प्लस f⁴ 1 चाहिए होगा। और fx और gx के बारे में हमको और कोई आइडिया नहीं है। तो हमें क्यों ना ऐसा सोचने का डायरेक्शन मिले कि हम एक नया फंक्शन ही एज्यूम करें जो जो इस प्रॉपर्टी को, मतलब जिससे लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों निकल रहा हो। तो मैंने वहां से एक आइडिया क्रिएट किया कि एक नया फंक्शन सोचना चाहिए जो g⁴x प्लस f⁴x जैसा हो। और जब वो फंक्शन सोच सके केवल वेरिएबल्स लोअर और अपर लिमिट को देख करके, जब हम वो फंक्शन सोच सके तो हमने उस फंक्शन की प्रॉपर्टीज भी जानने की कोशिश की, क्योंकि हमको डेरिवेटिव भी दिख रहा था। तो जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमको डायरेक्शन मिलता है, और हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमको कुछ और डायरेक्शन मिलता है, और फिर हम सही दिशा में चलने लग जाते हैं। ठीक। तो बिना बिना आगे बढ़े डायरेक्शन मिलेगा, impossible, right? So every good question is always clueless, right? You have to search for it. तो हम एक डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, अगर हम सही डायरेक्शन में चल रहे होंगे तो हमको आगे का क्लू मिलता जाएगा, चीजें कनेक्ट होती जाएंगी। अगर हम गलत डायरेक्शन में चल रहे होंगे, विल बी कमिंग बैक एंड थिंकिंग समथिंग डिफरेंट, राइट? यही रास्ता है, यही तरीका है सवाल को सॉल्व करने का। समझ गए? यस सर। चले अगले सवाल पे। अगला सवाल, मैंने कहा कि f सच दैट R टू R है, और ये एक 1 1 फंक्शन है, ओके। और ऑन टू फंक्शन भी है, मतलब कि इसका रेंज भी ऑल रियल नंबर होने वाला है, और ये 1 to 1 रिलेशन से बन रहा है, मतलब इसका इनवर्स भी पॉसिबल होगा, है ना। और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन भी है, ओके, अच्छी बात है। और ये जो फंक्शन है सिमेट्रिक अबाउट 0.4, है। सिमेट्रिक अबाउट 0.4, का बेसिक मतलब हुआ कि यहाँ कहीं होगा 0.4, एंड if the graph
looks something like this here, it will look something like this there, if I am correct, right? So it is the replication about the same point, मतलब कि ये वाला पॉइंट, बात को समझ रहे हैं? अगर 4 से x यूनिट आगे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ढूंढा जाए और 4 से x यूनिट पीछे उसी पॉइंट का दूसरा कोऑर्डिनेट ऐसे ढूंढा जाए, तो ये दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट यही 4,0 होगा, मतलब 0, y कोऑर्डिनेट विल बी 0. सो वी कैन से कि f ऑफ 4 प्लस x और प्लस f ऑफ 4 माइनस x, दिस नीड्स टू बी 0, क्योंकि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है. ठीक बात है? ये किसी पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब यही होता है. ठीक बात है बच्चे? यस सर. यस सर. तो अब इसको थोड़ा सा और आगे कनेक्ट करें, तो बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि अब ये फंक्शन 1 1 है तो इनके इनवर्स के बारे में भी आइडिया लगाया जा सकता है. लेकिन इस फंक्शन को थोड़ा और अच्छे से देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि f ऑफ 4 प्लस एक्स जो होगा माइनस ऑफ f ऑफ 4 माइनस एक्स के बराबर हो जाएगा. सही बात है, राइट? अब अगर मैं इस कहानी को ये 4 प्लस एक्स का नाम बदल करके t रख देना चाहता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि f ऑफ t, ध्यान देना, 4 प्लस एक्स का नाम मैंने t रखा है, मतलब x की वैल्यू t माइनस 4 हो जाएगा, राइट? तो जहां x है वहां t माइनस 4 हो जाएगा, तो माइनस ऑफ f ऑफ 4 माइनस x की जगह क्या लिखेंगे बेटा? t माइनस 4. ओके, अच्छे से लिखेंगे. तो ये हो गया माइनस f ऑफ 4 और 4 प्लस 4 8 हो जाएगा और माइनस t हो जाएगा. तो मैं f ऑफ t माइनस ऑफ f 8 माइनस t के बराबर पा चुका हूं. ठीक है ना? अब मैं इससे इनवर्स को कनेक्ट करना चाहता हूं. इनवर्स कैसे कनेक्ट होगा ये जरा ध्यान से देखते हैं. तो थोड़ी सी कहानी को ध्यान से देखा जाए तो हम एक प्यारी सी चीज जान रहे हैं. अगर मैं, क्योंकि इसका डोमेन भी ऑल रियल नंबर है और रेंज भी ऑल रियल नंबर है, तो कोई भी वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं. तो मैं एक स्पेसिफिक फंक्शन की वैल्यू 1000 पे जाना चाहता हूं. 1000 पे जाने से क्या फायदा? 2010 पे जाता हूं. 2010 पे जाता हूं. इससे क्या फायदा होगा? f इनवर्स 2010 जो होगा वो हमारे x के बराबर हो जाएगा. बोलो. तो मैंने एक फंक्शन की वैल्यू, मतलब जो आउटपुट है, उसको 2010 यस पे सर. सेट कर दिया. तो अगर ऐसा होगा तो f इनवर्स 2010 जो होगा वो हमारे x के बराबर हो जाएगा. बोलो. बोलो भाई. यस सर. सही बात है, यस सर. राइट? सिमेट्री के हिसाब से जो fx है वही f8 माइनस x के बराबर है, माइनस ऑफ fx. मैंने तो fx को 2010 माना है और हम जानते थे कि ये जो fx है, ये fx है माइनस ऑफ f8 माइनस x के बराबर होगा. दैट मींस 2010 ही माइनस ऑफ f8 माइनस x के बराबर होगा. यस. तो इसका मतलब f8 माइनस x जो होगा उसको मैं कह सकता हूं माइनस ऑफ 2010. क्या ये सच है? बोलो भाई. यस सर. अरे हमारे पास ये वाला इक्वेशन 1 बेटा. बोलो. तो मैं फिर से थोड़ा सा और अच्छे से कैलकुलेट करूं अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है. लेट अस डू इट अगेन. सो जस्ट डू इट अगेन. ओके, फाइन. तो व्हाट आई एम सेइंग कि वी हैव टू रिलेशंस नाउ. एक रिलेशन है fx इज माइनस ऑफ f8 माइनस x. ओके. दूसरा f(x) की वैल्यू मैंने 2010 मान ली है, केवल इसलिए क्योंकि मुझे f इनवर्स 2010 इंट्रोड्यूस करना था. तो मैं कह सकता हूं कि f इनवर्स 2010 असल में x के बराबर होगा, जबकि यही fx जो है वो माइनस ऑफ f8 माइनस x के बराबर होता है. तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये माइनस इधर भेज दो? क्या मैं कह सकता हूं कि f8 माइनस x जो होगा वो माइनस 2010 के बराबर होगा? क्या ये सच है? यस सर. या फिर f इनवर्स माइनस 2010 ये किसके बराबर होगा बच्चे? 8 माइनस एक्स के बराबर होगा. अगर ये एक इक्वेशन है
और ये एक दूसरा इक्वेशन है। तो क्या इन दोनों इक्वेशन को जोड़ा जा सकता है? ऑफ कोर्स जोड़ा जा सकता है। और इन दोनों इक्वेशन को जोड़ने से एफ इनवर्स 2010 प्लस एफ इनवर्स माइनस 2010 की वैल्यू एक्स और एक्स कैंसिल होकर के 8 बन जाती है। सो दिस कम्स एज वन पॉसिबल रिजल्ट। बोलिए। ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो माइनस 2010 और प्लस 2018 तक बेसिकली ये जो वैल्यू है ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये F8 माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी फिर से लग जाएगा एफ एक्स को। ठीक है। तो यस सर। ये भी जीरो बन जाएगा असल में, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री। ठीक है। Yes. बेसिकली ऐसे समझो कि नेगेटिव डायरेक्शन से जो एरिया बन रहा होगा ये वाला एरिया, और पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एरिया बन रहा होगा ये एरिया, बिकॉज ऑफ द सिमेट्री दिस एरिया का सम जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है। Yes. बात समझे? ठीक है। यस सर। अब हमें जानना है कि ये जो डेरिवेटिव है एफ डैश माइनस 100, ये क्या आएगा? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जानना पड़ेगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन में सी पार्ट के लिए हमको एफ डैश माइनस 100 ग्रेटर देन जीरो होगा ऐसा दिया हुआ है, राइट? तो अगर ये दिया हुआ है तो हम क्या इसके रूट के बारे में कुछ बता सकते हैं? ये क्वेश्चन है। ठीक। तो इसके रूट के बारे में जानने के लिए हमको इसका डिस्क्रिमिनेंट जानना पड़ेगा, है ना? बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो बी स्क्वायर माइनस 4ac से एफ डैश का स्क्वायर माइनस 4ac ये चीज आ जाएगी। ठीक। इसका डिस्क्रिमिनेंट यही आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो पूरी चीज है ये असल में एफ डैश माइनस 100 से बड़ा है, और एफ डैश 100 जो है माइनस 100 जो है वो जीरो से बड़ा ऐसा दिया गया है। तो मैं कह सकता हूं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हुआ तो रियल रूट होगा, ये कहा जा सकता है, जबकि ऑप्शन में नॉन रियल रूट कहा जा रहा है। सो दिस ऑप्शन इज रिजेक्टेड। बोलो। सर एफ डैश माइनस 100 ग्रेटर देन जीरो है, तो हाँ एफ वो डैश क्या 10 है? ग्रेटर देन जीरो है, वो कैसे कह दिया? ये देखो, इसको ऐसे देखते हैं कि एफ डैश माइनस 10 या एफ डैश 100, एफ हाँ डैश 100 बेसिकली इसके साथ कनेक्ट हो जाता है ना, नेगेटिव के साथ, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी से, सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी से, है ना? हाँ हाँ। सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी से। अच्छा, जो हम लोग एफ एक्स के लिए कह रहे हैं कि वो सिमेट्रिक है, तो एफ डैश एक्स भी सिमेट्रिक होगा? हाँ हाँ हाँ, ऐसा कहा जा सकता है बिल्कुल। सिमेट्रिक और नहीं, वो किसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? एफडेस एक्स की सिमेट्री की बात नहीं करी जा सकती। एफडेस एक्स की सिमेट्री की बात नहीं करी जा सकती, बट इतना जरूर कहा जा सकता है। अगर ध्यान से देखें तो देखो, फंक्शन का जो भी अगर अगर सिमेट्री है तो सिमेट्री का मतलब ये होता है कि ये जो पॉजिटिव वैल्यू के लिए ऐसे समझे कि मान लो ये फंक्शन का एक पोर्शन है, ठीक है, एक्स की किसी वैल्यू, या लेट से 10 के लिए मैं यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे हमारे फंक्शन का जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। ठीक। सिमेट्री के नाते ये अच्छा। ग्राफ किसी और डोमेन में यहाँ पहुंचा, तो सिमेट्री के नाते मान लो इसी इसी सिमेट्री का कोई पॉइंट यहाँ भी होगा नीचे। भाई इस 4 के सिमेट्रिक साइड में लेफ्ट साइड में कोई पॉइंट होगा। 4 प्लस अल्फा वाला इधर आया तो 4 माइनस अल्फा वाला इधर आएगा, उसके लिए भी स्लोप सेम रहेगा। सिमेट्री तो यही कहता है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो समझ गया। ये यहां से कहा जा सकता है। ठीक है। हम्म। राइट। यस सर, तो यस सर। Yes, sir. और आगे बढ़े तो ये जो फंक्शन के बारे में हमको प्रॉपर्टी बताया, जैसे बेसिकली एफ एक्स के बीच में जो रिलेशन मिल गया है, इससे हम डेरिवेटिव का रिलेशन इजीली निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से ये निकाला जा सकता है। कैसे भैया? एफ डैश 4 प्लस एक्स और प्लस एफ डैश 4 माइनस एक्स, माइनस साइन आ जाएगा, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इक्वल टू जीरो होगा। दिस इज ट्रू। ये सुनो भाई, एफ एक्स ने सिमेट्री के नाते ये कंडीशन सेटिस्फाई किया। बोलो। एफ एक्स ने सिमेट्री के नाते ये कंडीशन सेटिस्फाई किया है। ये तो सिमेट्री का रिजल्ट है ना, 4 के अबाउट सिमेट्री है। यस सर। Yes, तो sir. इसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके मैं डेरिवेटिव में कनेक्शन बिल्ड कर सकता हूँ। यही तो होगा, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, एफ डैश आएगा और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 4 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस एक्स होने के नाते एक माइनस 1 आ गया, यही तो आएगा। इसका मतलब एफ ऑफ
एफ डैश ऑफ 4 प्लस एक्स जो होगा वही एफ डैश ऑफ किसके बराबर होगा, 4 माइनस एक्स के बराबर होगा। बोलो बोलो भाई, यस सर। बोलो ना। यस सर। यस सर, समझ अब गया। एक काम कर ले, इनमें से किसी एक को टी मान लो, जैसे इसी को टी मान लेते हैं, तो लेट अस अज्यूम दिस एज टी। तो इसको टी के टर्म में लिख के दिखाओ, तो तुम एक स्लोप से दूसरे स्लोप पे उसके अगले डेरिवेटिव पे पहुंचते जाओगे, करके देखो तो जरा क्या आएगा रिलेशन, बताओ तो। एफ डैश टी इक्वल टू एफ डैश 8 माइनस टी है। क्या है बच्चे, अगर इसको टी रख दिए तो क्या बना रिलेशन? एफ ऑफ टी इक्वल टू एफ ऑफ 8 माइनस नहीं नहीं, एफ डैश टी। एफ ऑफ डैश, टी हाँ। एफ टू डैश इक्वल टू एफ डैश यस 8 सर। माइनस एफ डैश 8 माइनस टी। राइट। टी। ओके, यस सर। तो अब तुम टी के जगह 10 रखोगे तो 8 में से 10 गया -2। हाँ, अब टी के जगह 100 रखोगे तो 8 माइनस टी, वो फिर से वापस एफ ऑफ 100 को मैं वापस 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 10 तक पहुंचा सकता हूँ, है ना, राइट। तो किसी भी वैल्यू से लोअर वैल्यू पे पहुंच सकता हूँ 8 का इंटीग्रल सबट्रैक्ट कर करके। बात समझ गए? यस सर। 8 का इंटीग्रल मल्टीपल पीछे जा जा करके जो स्लोप होगा वो सेम रहेगा। जैसे कोई कहे कि एफ डैश 8 क्या आएगा, तो इट इज एक्चुअली एफ डैश 0। कोई एफ डैश 16 क्या आएगा, एफ डैश 16। कोई एफ डैश 32 भी यही आएगा। कैन यू सी दैट? यस सर। ओके, यस सर। समझ गए? यस सर। तो हम यस सारी सर। वैल्यूज पे ऐसे पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये तो सिमेट्री हम लोग डेरिवेटिव्स का निकाल ही दिए। तो एफ डैश एक्स जो है वो इस एफ डैश एक्स में ये रिलेशन आ चुका है, तो ये सिमेट्री हो जाएगा किसके अबाउट, अबाउट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 4। और ये हमारा एक ऑप्शन था, ठीक बात है। आ, ये तो इसी इसी डेरिवेटिव का ही तो, ये एफ डैश 10 और एफ डैश -2 ये तो सेम ही है, तो निकल ही जाएगा, है ना। ये तो यही रिलेशन है, यस सर। यस राइट। सर। यस सर। एफ डैश 10 जो होगा 10 में से 8 निकाल दीजिए, या एफ डैश -2 जो होगा -2 में 8 जोड़िए, फिर 8 जोड़िए, यहाँ तक पहुंच सकते हैं हम आसानी से, है ना। हम्म। तो एफ डैश 10 को अगर 20 कहा गया है तो एफ डैश -2 ये आ जाएगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, ये यस तो सर। रिलेशन हमारे पास डेरिवेटिव का बन चुका है, एफ डैश 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ डैश 4 माइनस एक्स।
सो इफ 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, 4 माइनस एक्स क्या होगा ये ढूंढ सकते हैं हम आराम से, है ना? यस सर। राइट, यही तो आ जाएगा। यस 4 सर। प्लस एक्स अगर 10 रखे हो तो एक्स की वैल्यू 6 हो रही है, तो ये -2 नहीं हो गया सीधे सीधे? बोलो ना। यस सर। यस सर। यस सर। यस एफ डैश, एफ डैश 4 प्लस 6 इज इक्वल्स टू एफ डैश हो 4 गया था सर माइनस वो। 6, राइट? एफ ऑफ ओके, एक्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, शायद तुम ये समझ पाए होगे। हाँ, कैन यू यस सी? सर, हो गया ये था सर। क्वेश्चन हो गया था। इस सर ये उसमें भी था, डिकोडिंग में भी। बिल्कुल होगा। सो दिस इज बेसिकली एक एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन, इस वेरिएबल से इस वेरिएबल तक पहुंचने का काम करना पड़ेगा, और इंटीग्रल की लिमिट ऑफ कोर्स हम बदलेंगे इफ इट इज रिक्वायर्ड। तो हम एक सब्स्टिट्यूशन से शुरुआत करना चाहेंगे। सब्स्टिट्यूशन है x इज इक्वल्स टू 1/t। ओके, अगर ऐसा होगा तो जहां भी dx दिखेगा वहां -1/t² रखेंगे। लोअर लिमिट इस केस में 0 हो जाएगा, अपर लिमिट इस केस में इंफिनिटी हो जाएगा। मतलब व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू इंफिनिटी, एंड इनफैक्ट उल्टा कर रहा हूं मैं, लोअर लिमिट इंफिनिटी, अपर लिमिट 0, और एक माइनस साइन होने के नाते ये इंटीग्रल वापस लोअर और अपर लिमिट को बदल देगा। तो ये जो इंटीग्रल है, दिस इंटीग्रल इज नाउ कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रल 0 से इंफिनिटी, और एक्स स्क्वायर की जगह 1/t², 1/t², एक्स स्क्वायर की जगह 1/t², 1/√t डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/t और होल टू दी पावर 6 इंटू, अब मुझे करना पड़ेगा dt वाला, तो 1/t² ठीक बात है बच्चे? बोलो भाई। यस सर। यही आ जाएगा। माइनस साइन में यस इधर लोअर और अपर लिमिट बदलने में कर चुका हूँ। तो अब थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, तो ये t+1 होल t⁻6 आ जाएगा। t⁻6 ऊपर चला जाएगा, t⁻6 जब ऊपर जाएगा तो ये t² से कट जाएगा, और t⁻4 ऊपर आएगा। t⁻4, आई कैन सी द कैलकुलेशन, यू हैव टू। ओके, 0 टू इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी, नो 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 नो, t⁻4 तो मैंने कैंसिल कर दिया, इट विल बी जस्ट t² रिमेनिंग, डिवाइडेड बाई 1/√t बचेगा बच्चे, और डिवीजन में t+1 होल रेस्ट टू द पावर 6 बचेगा। एंड आई गेस शायद मैंने कैलकुलेशन सही किया है। एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर को मैंने 1/t² रखा, एक्स को मैंने 1/√t रखा, और एक्स को मैंने वन बाई अब रूट टी सर रखा। हाँ, अब वो एक्स जो है रूटी माइनस, नीचे चला जाएगा। हाँ हाँ, सर रूटी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो वही हो जाएगा। हाँ तो dt ये आ गया। रूट टी को काटोगे तो यहाँ t√t बन गया है, ठीक है? तो ये इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, यस ये t√t हो गया है, और डिवाइडेड बाई t+1 होल टू दी पावर 6 हो गया है dt। ठीक बात है? और ये हमारा नया इंटीग्रल है। सो दिस इंटीग्रल इज नाउ ट्रांसफर्ड इनटू दिस इंटीग्रल, सो I1 इज इक्वल टू I2, एंड दैट इज इट। ओके, राइट? यस सर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत प्यारी सी चीज, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू द पावर x² dx इज नॉन इंटीग्रेबल। द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इज इट इज नॉन इंटीग्रेबल। तो ये इंटीग्रेबल नहीं है, इसके बावजूद वी आर इंटेंशनली फोर्सिंग यू टू डू द इन्वॉल्व इनटू द इंटीग्रल ऑफ 0 टू इंफिनिटी और सम वैल्यू e रेज टू द पावर -x² को इंटीग्रेट करने का इन्वॉल्वमेंट क्रिएट कर रहे हैं, राइट? तो अच्छी चीज ये है कि किसी भी तरीके से अगर कोई बच्चा समझदार नहीं होगा तो टेस्ट किया जा रहा है कि उसको इंटीग्रल करने का मन तो नहीं कर दिया। अगर कोई गलती से इसको इंटीग्रेट करने का सोच भी लिया तो वो ट्रैप हो जाएगा, एकदम से ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है। ओके, तो यस सर। सवाल ये था कि अगर इस इंटीग्रल, दिस इज अ नोन वैल्यू, अगर इफ दिस इंटीग्रल इज √π/2, तो ये जो फंक्शन है ये क्या होना चाहिए? इसको कैसे हम दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं? क्या ये इंटीग्रल भी इसी के फॉर्म में लिखा जा सकता है? कैन यू एक्सप्रेस दिस, कैन यू एक्सप्रेस दीज इंटीग्रल यूजिंग दिस वैल्यू? ये सवाल है, ठीक है?
तो मैं अलग अलग तरीके से ये इंटीग्रल्स को कन्वर्ट करना चाहूंगा। एक एक सब्स्टिट्यूशन, मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करना चाहता हूं। सो लेट अस लुक एट दिस। इसी कंडीशन पे पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं यही यही एक ऑप्शन है, ठीक। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये इंटीग्रल इस फॉर्मेट में बन सकता है क्या किसी तरीके से, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को जानने के लिए हमको यूज कर लेना चाहिए इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी, बाद में लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू दावर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक है। अगर ये करना है और ये पता है तो मैं कहना चाहता हूं इसको मान लो सेकंड फंक्शन, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, और लगा दो आइलेट। तो आइलेट लगाते समय सेकंड का ही इंटीग्रल होगा, और सेकंड का इंटीग्रल तुम यूज कर लोगे आराम से, जो भी है ना। फर्स्ट फंक्शन होगा और एक बार इसी का डेरिवेटिव होगा। जब डेरिवेटिव होगा तो फिर से इसका इंटीग्रल होगा, फिर से जब डिफरेंशिएट करोगे दोबारा वाले में तो डबल डेरिवेटिव इसका कांस्टेंट हो जाएगा। तो यही वाला फंक्शन या यही वाली वैल्यू बार बार तुम यूज कर सकते हो। और ऑफ कोर्स ये फाइनल आंसर के टर्म है, मतलब दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड लाइक दैट, ओके। तो ये तो ठीक है, ये उससे भी ज्यादा आसान होगा क्योंकि इसमें बाई पार्ट्स एक ही बार लगाना है ना। खैर, एक बार मैं ये इंटीग्रल ये करके दिखाता हूँ। मैं ये करके दिखाता हूँ, इसमें 2 बार करना पड़ेगा, इसलिए तुम लोग करना। फर्स्ट ओके मतलब x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई रेस टू दावर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई रेस टू दावर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, होल इंटीग्रेशन, राइट। और इसमें जो फाइनल टर्म बनेगा ई रेस टू दावर माइनस एक्स स्क्वायर का, यही हम इंटीग्रल की लिमिट्स पे यूज कर रहे होंगे, राइट। तो ये वैल्यू भी इसके हिसाब से नहीं बन सकती। मैं एक और काम कर सकता हूँ, इसको तो इंटीग्रेट सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकता था, है ना। ये तो एक्स स्क्वायर को ही टी ले लो तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा सीधे सीधे। काहे दिमाग चला रहे हो उतना ज्यादा, है ना। एक्स स्क्वायर को टी ले लो, अरे बोलो भाई, तो बहुत ही आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है कि नहीं। यस सर। एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। एक काम कर लेते हैं, चलो भैया, एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं टी, तो 2x dx क्या हो जाएगा dt। लोअर लिमिट हो गया 0, अपर लिमिट हो गया इंफिनिटी, x dx हो गया dt बाई टू, एक्स डी एक्स इज dt बाई टू, dt बाई टू, और यह है e रेस टू द पावर माइनस टी। इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ e रेस टू द पावर माइनस टी, लोअर एंड अपर लिमिट 0 टू इंफिनिटी। व्हेन यू सब्स्टिट्यूट यू आर गोइंग टू गेट 1, इफ यू कैन सी। बोलो भाई। तो अगर ये 1 होता तो ये आंसर हो सकता था, लेकिन ये नहीं है अनफॉर्चुनेटली, राइट। सो सिमिलरली एक सब्स्टिट्यूशन √2x कर दोगे तो ये 2x स्क्वायर वाला टर्म बनने लग जाएगा, और जब ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो इंटीग्रल में से √2 डिवीजन में भी आ जाएगा, और वो डिवीजन विजन सिंप्लीफाई करके ये बन जाता है। सी सीम्स टू बी करेक्ट आंसर, राइट। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये 1/2 ही तो आएगा यार, ये भी तो 1/2 ही तो, ये 2 तो, ये 2 भी तो है कि नहीं। ये 2 इसका भी तो है, इसका इंटीग्रल की लिमिट 1 आ जाएगी ये रख करके, है ना। अपर लिमिट रखोगे 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट रखोगे तो 1 आएगा, और माइनस ऑफ माइनस 1 1 हो जाता है। लेकिन 1/2 पहले से तो है यहाँ पे, तो ये 1/2 तो हो जाएगा। 1/2 सही जवाब तो है। तो हमारा आंसर एक तो यही बन जाएगा, ये 1/2 है, ये बन जाएगा, एंड आई गेस सी भी हो जाएगा शायद, है ना। और थोड़ा ध्यान से देखें तो डी भी हो जाता है शायद, ऐसा है, एक बार करके देख लेंगे, ठीक है। ओके सर। ओके। तो इसको इसको कैसे इंटीग्रेट किया जा रहा है, ए और डी ऑप्शन में ये चीज समझ सकते हो। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर वाला होगा, है ना, और सेकंड फंक्शन ये है ना। तो फिर इसी का डेरिवेटिव चल रहा होगा, और फिर से इसका इंटीग्रल। जब भी इंटीग्रल करेंगे लोअर लिमिट 0 और इंफिनिटी रख रहे होंगे हम लोग, ठीक है। बोलो। यस सर। तो यस सर। ये जो वैल्यू है ये हमको पहले से पता है, तो ये वाली चीज हम यूज कर लेंगे, और ये 0 हो जाएगा असल में। ई रेस टू द पावर माइनस इंफिनिटी करोगे ना, ई रेस टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 ही हो जाएगा, और जब 0 रखोगे तो ये एक्स के नाते 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये 0 हो जाएगा। यस सर।
अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सा था। अगर tan इनवर्स एक्स को या एक्स को tan थीटा ऐसा एज्यूम कर लें तो ये सीधे सीधे सिंप्लीफाई हो जाता है। जस्ट अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ x इज इक्वल्स टू tan थीटा विल लीड टू द ट्रांसफॉर्म फॉर्म। तो ये सब्स्टिट्यूशन चेंज होकर के आराम से ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाता है। और पर आई मैं वन इसमें I1 और I2 की वैल्यू निकालने लग गया था अलग से, क्या इसीलिए क्या थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। आई आई वन आई टू की इसमें वैल्यू अलग से निकालना है। ऑफ कोर्स सोचो जरा, जब तुमको आई वन और आई टू में केवल रिलेशन बताना है तो वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम, है ना? इट इज यस सर। क्लियर वेस्टेज, है ना? नहीं करना है। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। साइन पावर 6x प्लस कॉस पावर 6x जो फंक्शन है, इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब और कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी, और ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर और माइनस ए बी। राइट, इसको अच्छे से लिखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाता है 1 माइनस 2, और एक ये तो -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन जाता है। इसको अगर मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइन 2 थीटा हो जाएगा। सो 1 माइनस 3/4 साइन 2x का होल स्क्वायर, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, यही बन जाता है। राइट, तो इसको वापस tan 2 थीटा का फॉर्मूला से ब्रेक कर दो तो या cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर तुमने cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड cos स्क्वायर 2 थीटा से डिवाइड कर दिया तो यहाँ tan स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, और यहाँ secant स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। tan 2 थीटा को t ले लो तो अब आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, क्योंकि secant स्क्वायर 2 थीटा d थीटा dt हो जाएगा। बात समझ रहे हो? tan ऑफ 2x इज इक्वल्स टू t ले लें, सो इट इज डन। बोलो, मुझे करना पड़ेगा? नो सर। हो जाएगा। सर यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। यस सर। अगला क्वेश्चन था, इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के पाई स्क्वायर ln ऑफ थीटा, और मेरी इसका रिकॉर्डिंग में ग्रेटेस्ट इंटीजर और d ऑफ ln ऑफ थीटा। ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहली चीज तो ये जो d ऑफ करके दे दिया जाता है ना, हमें सबसे पहले इसी को t ले लेना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूं कि ln थीटा को ही t ले लेना चाहिए, मतलब ई रेस थीटा के जगह पे ई रेस टू दी पर टी आ जाएगा। तो सोच के बताना कि अगर थीटा की वैल्यू पाई स्क्वायर होगा, लोअर वैल्यू रख देते हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू 0, सो इट इज ln 0, और ln 0 माइनस इंफिनिटी होता है, तो हमारा इंटीग्रेशन असल में माइनस इंफिनिटी से शुरू हो गया, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो। और पाई स्क्वायर रख करके भी हम अपर लिमिट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन इन वैल्यूज को थोड़ा ध्यान से देखो। जैसे ही मैंने ln थीटा, तो जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रल आएगा तो हमको सीधे सीधे एक ही चीज सोचना है, और वो ये है कि इसकी इंटीग्रल वैल्यू किस तरीके से फ्रेगमेंटेड फॉर्म में सिंप्लीफाई हो रही है, मतलब इसकी इंटीग्रल वैल्यू किस तरीके से स्प्लिट हो रही है, हमको स्प्लिट कराना है कुल मिलाकर के। तो स्प्लिट कैसे होगा, देखते हैं भाई। देखो, अगर अगर मैंने लेट से इसको t माना है और थीटा की वैल्यू ई से बड़ी रखी जा रही है, ठीक है, बात को समझना। राइट, एक चीज ध्यान रखना, ये लॉग पाई है ना? क्वेश्चन में लॉग पाई है, लॉग का बेस पाई है, एन है टाइपिंग में एरर, है ना? तो हमको लॉग थीटा टू द बेस पाई से शुरू होना है। तो अगर मैंने लोअर लिमिट मतलब थीटा की वैल्यू ई ही रख दी, तो असल में जरा इंटरवल को ध्यान से देखना, ये है ई और ये है पाई, और ये ठहरा पाई स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो अगर, और तुमको चाहिए लॉग ऑफ थीटा
टू द बेस पाई, ये थीटा की वैल्यूज हैं। तो अगर थीटा की वैल्यू ई रख दिए तो पाई से छोटा रख रहे हो, पाई से छोटा रख रहे हो, तो इस वाले इंटरवल में, इन दिस इंटरवल, भाई पाई से छोटा है, ई से बड़ा है, ऑफ कोर्स, ठीक, पाई से छोटा है, तो लॉग पाई से छोटा, जैसे लॉग 2 ले लेते हैं, लॉग 2 टू द बेस पाई करोगे तो वो तो एक से छोटा ही आएगा ना, बोलो ना, लॉग पाई टू द बेस पाई, ये 1 आता है बेटा। जब तुम इस नंबर को पाई से छोटा कर दिए हो तो ये नंबर एक से छोटा हो जाएगा, मतलब इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ वट एवर जो तुम कहना चाहते थे वो 0 हो जाने वाला है। बोलो, बोलो बाबू। यस सर। और जब तुम पाई से बड़ा हो गए तो लॉग पाई बेस पाई की वैल्यू 1 है, से पाई स्क्वायर तक, तो लॉग पाई स्क्वायर बेस पाई की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 1 से 2 के बीच का नंबर है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो कुछ लिखा है वो क्या हो गया, 1 हो गया। तो मुझे अब इन दो इंटरवल में ब्रेक कर देना चाहिए। एक इंटरवल इस ये वाला है, और इस इंटरवल में ये 0 बन रहा है, इस इंटरवल में ये पाई बन रहा है, 1 बन रहा है, और हम ये सॉल्व कर लेते हैं। मैंने इस इंटरवल की लिमिट को चेंज करके पी के टर्म में पूरा इंटीग्रल चेंज किया है, तो मेरा लोअर और अपर लिमिट चेंज होकर के ऐसा हो गया है। ठीक है, बोलो। यस सर। यस सर। भाई, भाई अगर थीटा की वैल्यू 0 रखोगे, थीटा की वैल्यू इधर ई रेस टू दी पावर 0 बन जाएगा, राइट, राइट, तो ये 1 बन गया। और अपर लिमिट पाई स्क्वायर रखोगे तो लॉग टू द बेस ई पाई स्क्वायर ऐसा बन जाएगा, है कि नहीं। तो log पाई स्क्वायर टू द बेस ई, ये बन गया अपर लिमिट, जिसको तुम 2 log पाई बेस ई कह सकते हो। ठीक है, तो मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ बस, एक इस इंटरवल में, मतलब ई से लेके पाई तक और पाई से लेके पाई स्क्वायर तक। ठीक है, तो log ई बेस ई 1 ही तो होता है, तो यहां से लेकर के log पाई स्क्वायर बेस ई तक जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, यस सर। हाँ सर। कोई परेशानी? नो सर। चलें आगे। ये यस सर। कंडीशन जरा देखो, बहुत ही प्यारा सा कंडीशन। इसमें क्या कहा गया है, ई रेस टू दी पावर एक्स क्यूब और ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स क्यूब फंक्शन ले रहा हूं मैं, और मैं इन दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट करके इनकी वैल्यू क्या आएगी ये नहीं जानना चाहता। मैंने पूछा है कि ये किससे छोटा होगा। एम जी एम लगा लोगे ना, तो तुम ये बता पाओगे कि ये फंक्शन किससे बड़ा होगा या किससे छोटा होगा। बात समझ रहे हो? अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, दिस बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस इंटू दिस, अंडर रूट ऑफ 1 हो जाता है। इसका मतलब इस पूरे तो फंक्शन सबसे की पहले वैल्यू तो हम 2 लोग से, को ये देखना चाहिए ना कि ये एक इवन फंक्शन है, तो ये पहले तो 1 से 0 हो जाएगा, 2 इंटू ये वाला टर्म इवन हाँ फंक्शन है कि। ठीक बात है, ये तो कहा ही जा सकता है, खैर। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ जिस भी इंटरवल में है, ये है पॉजिटिव, ये 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 ए है, ये बी है, और ये दोनों पॉजिटिव हैं, और ये दोनों फंक्शन का जो सम है, मतलब ए प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ए बी हो रहा है ए एम जी एम लगा करके। इसका मतलब ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है, ये हमेशा 2 से बड़ा होने वाला है। तो 2 से बड़ा फंक्शन का -1 से 1 के बीच में इंटीग्रल करोगे तो -1 से 1 दो डी एक्स करा जा रहा है, तो ये 4 आ गया। इसका मतलब ये जो पूरा फंक्शन है ये 4 से तो बड़ा होने वाला है, क्या कहते हो, बोलो ना, है ना। यस सर। तो ये किससे बड़ा होगा ये आसानी से हम जान पाएंगे। तो दिस इज ग्रेटर देन 4, तो लेस देन 2 होने का तो सवाल ही नहीं हुआ। बोलो ना, जब ये 4 से बड़ा हुआ तो लेस देन 2 कैसे हो जाएगा रे बाबा, बोलो। हाँ, हाँ। तो अब मुझे इन वैल्यूज में से 4 से बड़ी वाली वैल्यूज जो है वो चुननी पड़ेगी, लेकिन हमें एक इनइक्वालिटी और ढूंढना है, वो होगा अपर बाउंड्री वाला। मतलब ये जो पूरा इंटीग्रल है, इंटीग्रल -1 से 1 ई रेस टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस ई रेस टू दी पावर माइनस एक्स क्यूब डीएक्स, ये हमेशा 4 से बड़ा होगा, ये पक्की बात है, राइट। ओके, हमें चाहिए ये किससे छोटा होगा, ठीक है।
राइट, ये भी जानकारी मिल जाए। तो ये जानकारी हम कैसे ढूंढ पाएंगे, जरा सोचो। ई रेस टू द पावर एक्स क्यूब प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स क्यूब जो फंक्शन होता है, अगर इसको ग्राफिकली देखा जाना तो ये कुछ इस तरीके का फंक्शन होता है। बोलो क्यों, बोलो क्यों। ई रेस टू द पावर एक्स प्लस ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, अगर ये y है तो ये असल में इवन फंक्शन होता है। तो x इज इक्वल वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। यस बोलो, सर। तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी यहाँ पे, और वो कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू होगी 2। सो दिस इज बेसिकली 0,2। कैन यू सी दैट? ठीक है, बोलो। यस सर। तो यस सर। f0 की वैल्यू 2 है, f0 की वैल्यू 2 है। ठीक, बोलो। हाँ हम ये सर। भी जान चुके हैं कि जो इंटीग्रल है वो असल में ट्वाइस ऑफ, बिकॉज ऑफ द इवन नेचर, 0 से लेके 1 हम्म। एफ एक्स, पूरे फंक्शन को कह रहा हूं, dx। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये ये जो फंक्शन है f0, ये रहा 1, मान लीजिए ये रहा, ठीक है। f0 और f1, f0 और f1, f0 पे हाइट ये रही और f1 पे हाइट ये रही, और इसको थोड़ा सा अलग कलर से बाउंड कर देते हैं, तो देखिएगा, ये f0 जो है वो ये ग्रीन वाला एरिया है, ठीक है। और f1 क्या है बताइए। f1 ये छोटा सा जो एरिया भी मैं बना रहा था ना, यस ठीक है, सर। राइट। तो क्या इन दोनों एरिया से आप इंटीग्रल के बारे में कुछ कह सकते हैं? ये जो ये 3 एरियाज हैं, मैं तीनों एरियाज अब कनेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं एक एरिया ये कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और एक फाइनल एरिया हमारा ये है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। सोचना, सोच समझ के बताना। क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो हाइट है इनटू ये विड्थ, ठीक है, ये विड्थ असल में 1 ही है, ठीक बात है। ये जो हाइट है ये f0 है इनटू ये विड्थ, ठीक है। ये विड्थ विड्थ है 1 और हाइट है f0, ठीक है। बोलो, बोलो भाई। यस सर। इन दोनों हाइट में, और ये जो पूरा एरिया है, मतलब अभी जो मैं अभी शेड कर रहा हूं ये, तो ऐसा करते हैं, इस ग्रीन वाले पूरे एरिया को, इस वाले पूरे एरिया को मैं कैपिटल ए कह रहा हूं, इस वाले एरिया को मैं कैपिटल बी कह रहा हूं, और कैपिटल ए, और केवल इतने एरिया को, केवल इतने एरिया को मैं कैपिटल सी कह रहा हूं, ठीक है। तो कैपिटल सी प्लस कैपिटल बी, ये आई के बराबर है हमारा इंटीग्रल, ठीक है। बोलो, बोलो भाई। यस सर। अरे यस इतना सर। एरिया, ये वाला जो एरिया है और ये वाला एरिया अगर जोड़ दोगे तो ये इंटीग्रल के बराबर है कि नहीं? बोलो। हाँ सर। और कैपिटल ए और कैपिटल बी, ये ये हमारा f0 प्लस f1 है, ठीक है। बोलो। यस सर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए क्योंकि सी से बड़ा है, बिल्कुल, ये सी वाला इतना ही एरिया है,
और हमारा ए तो यहां से लेके यहां तक का है ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारा आई जो है वो F0, F0 ए वाला, सोचो ना, ए ये वाला इससे बड़ा है, दोनों में बी भी जोड़ दिए हैं, दोनों में बी भी जोड़ दिए, तो ये वाला इस वाले से बड़ा नहीं हो जाएगा? ए वाला सी से बड़ा है, दोनों में बी भी जोड़ दिए, तो ए प्लस बी वाला सी प्लस बी से बड़ा होगा ना? यस सर। बोलो ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि F0 और प्लस F1 वाला आई से बड़ा होगा? बोलो। समझे नहीं हो? ए इज ग्रेटर देन सी, ये हमको पता है, तो ए प्लस बी इज ग्रेटर देन सी प्लस बी होगा ना। यस सर, समझ गया सर। और हाँ ए सर। प्लस बी क्या है? ए प्लस बी इज F0, मैं फिर से लिखूं क्या? लेट्स यूज इट, F0 plus F1, and that is actually C plus B, which is I. Can you see, my dear? बोलो भाई। यस सर। ठीक है, तो यहां से मैं इन दोनों फंक्शंस के एक इंटरवल को और जान पाया, F0 और F1 I से बड़ा होगा। इसका मतलब I किससे छोटा होगा? F0 और F1 से। तो F0 और F1 ये वैल्यूज हमको पता है। F0 क्या है हमको पता है, F0 इस फंक्शन में 0 रख के, और F1, तो F0 असल में 2 आ जाता है और F1 असल में E आ जाता है। और इन सबको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये I से बड़ी रहेगी। तो I, एक और इंटरवल मिल गया हमको, वो कौन सा मिला? 2 प्लस क्या आ जाएगा? E प्लस 1/2। ठीक है, यस सर। ओके। सर इसमें मैंने जैसे किया था, मतलब मुझे काफ़ी ज़्यादा आइडिया उससे भी मिल रहा था, ई के पावर एक्स के एक्सपेंशन से। यस सर, मुझे भी एक्सपेंशन से क्या। एक्सपेंशन से कुछ टर्म ही मिल पाएंगे, और उससे इंटीग्रल करना तो मुश्किल है ना। तो अप्रोचेस बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमें बेसिकली इंटरवल्स, जब भी कभी इनइक्वालिटी की बात करनी होगी तो हमको हमेशा दोनों साइड ऑफ इंटरवल्स बनाने पड़ेंगे। मतलब ये इंटीग्रल किससे बड़ा होगा ये भी जानना पड़ेगा, ये इंटीग्रल किससे छोटा होगा ये भी जानना पड़ेगा। और अगर हम ये दोनों चीजें जान गए हैं तो वी आर वेरी 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 मच क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, माय डियर। मतलब वी आर नॉट एबल टू इंटीग्रेट इट, दिस इज वेरी ट्रू, इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। लेकिन अभी अभी हमने कंक्लूड किया है कि ये जो हमारा इंटीग्रल है ना इस इंटरवल में, ये 4 से छोटा होगा, अ 4 से बड़ा होगा। और 2, इसको मैं हटा दूंगा, ये जो है 2 प्लस ई प्लस 1/2 से छोटा होगा। तो कितना क्लोज है हम आई के? इंटीग्रल की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी? इट इज इन द ओपन इंटरवल ऑफ 4, ई होता है 2.71, 2.71 और 4.71, 4.71 प्लस 0.5 कितना आता है? 4.7 प्लस 0.5 कितना आता है? 7 5 12, 5.2, 1.2 अप्रोक्सीमेटली। तो जो हमारा इंटीग्रल होगा वो 4 से लेकर के 5.2 के क्लोज होगा, 4 से 5.2 के बीच में होगा। हम एग्जैक्ट इंटीग्रल हो सकता है कभी ना जान पाए, हो सकता है कभी ना जान पाए, लेकिन हम इतना जरूर जान सकते हैं कि ये वैल्यू 4 और 5.2 के बीच में होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि नहीं? राइट। तो ये जो क्लोजनेस है, ये जो इतना क्लोज ऑब्जर्वेशन है, ये हम फंक्शन को बहुत डीपली एनालाइज करके ही जान पाएंगे। ठीक है, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक, बात समझे? यस सर। बोलो। यस सर। चले आगे। यस यस सर। सर। फिर ये वाला हो गया। 9th वाली, अगला वाला हो गया था। 9th वाला नहीं होगा। ओके, चलो 9th में करता हूं। देखो क्वेश्चन है, एफ एक्स बी ए डिफरेंशिएबल इन्वर्टिबल फंक्शन और एफ डैश एक्स जो है इज नॉट इक्वल टू 0। जी एक्स जो है वो ये दिया गया है,
एफ एक्स और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 है, जी एक्स इज इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, जी एक्स इनवर्स ऑफ द फंक्शन है, इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स जो होगा वो एक्स के बराबर होगा, राइट। तो इसको हम बहुत प्यार से यूज करते हैं, और इससे हम इनके डेरिवेटिव्स को भी बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं ना, इससे बहुत ही अच्छे से यूज किया जाता है ये, जी डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 1। तो जी डैश ऑफ एफ एक्स is equals to 1 by f dash of x। दिस इज अ वेरी पावरफुल स्टेटमेंट। जब भी किसी फंक्शन का इनवर्स का डेरिवेटिव हमको ढूंढना होगा तो हम ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक फंक्शन बोला जा रहा है एक्स स्क्वायर जी एक्स माइनस एक्स एच ऑफ जी एक्स, है ना, ये बोला जा रहा है। तो हमको जी डैश वन जी डैश ये जानना है, ठीक है ना। तो बेसिकली एच डैश एक्स जो है, ये यहां से अगर इसका डेरिवेटिव कर दोगे तो ये एफ एक्स के बराबर आ जाएगा। तो ये रिलेशन है हमारे पास। एच का डबल डेरिवेटिव भी हम यूज कर लेते हैं, और फिर जी एक्स फंक्शन जो इस फॉर्म में दिया गया है इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो जी डैश एक्स निकाल लेते हैं यहाँ पे। जी डैश एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ चेन रूल लगाना पड़ेगा, 2x इंटू जी एक्स प्रोडक्ट रूल से, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जी डैश एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये रिलेशन बन जाता है, और ये वैल्यूज अपने आप कनेक्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम जी एक्स फंक्शन जो है ना, ये कुछ रिजल्ट्स हमको मिल चुके हैं, जी डैश वन मिल गया है, और एच डबल डैश वन मिल गया है, एच डैश वन मिल गया है, ये सब वैल्यूज हैं जो हमको मिल चुकी हैं। और हमको इस जी एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, तो जी एक्स का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगा करके कर दिया। ये सारे फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है, केवल चेन रूल प्रोडक्ट रूल लगाते चल रहे हैं हम लोग आराम से। और इस तरीके से हम डबल डेरिवेटिव तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमको केवल जी डैश एक्स नहीं चाहिए, जी डबल डैश एक्स और जी डैश एक्स दोनों में रिलेशन चाहिए। सो वी कंक्लूडेड कि जी डैश एक्स के लिए भी एक रिजल्ट बन गया, जी डबल डैश एक्स के लिए भी रिजल्ट बन गया। अब इसी में एक्स की जगह वन रख देते हैं, एक्स की जगह वन रखते ही ये रिजल्ट बन गया है हमारे पास ऑलरेडी। जी डैश जी वन और एच ऑफ जी वन, ये दोनों हमको पहले से पता है, वो यूज कर लिया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया सीधे सीधे, है कि नहीं। यस सर। सर। तो थोड़ा सा मतलब ब्लाइंड अप्रोच है, बट डायरेक्ट है, इसमें कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है, तो ठीक है, यस सर। बात समझ गए। यस। बात समझे। हाँ सर। यस सर। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हो गया होगा शायद, क्यों। ये जो सिग्मा आर एन स्क्वायर, नीचे से अंडर रूट के अंदर से एन स्क्वायर कॉमन ले लोगे बच्चे, तो ये बन जाएगा आर बाई एन क्यूब हो गया देखो, और अंडर रूट के अंदर 16 प्लस आर बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है, यही बन गया, है ना। ओके, यस सर। बोलो भाई, यस सर। कोई परेशानी है। नो सर। ओके, तो अब कहानी ये होगी कि हमने इस एन स्क्वायर में से नहीं, क्वेश्चन हमारा ये था आर इक्वल टू वन से लेके एन, मैं एक बार ये जो पावर में लिखा हुआ है इस टर्म को थोड़ा ढंग से सिंप्लीफाई करता हूँ पहले, ठीक है ना। तो ये जो पूरा टर्म बन रहा है ना, ये ठीक है, ये ये इस पूरे टर्म को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद ई के पावर वन बाई ई के पावर में इंटीग्रल में कन्वर्ट होगा पूरा, है ना। ये इसमें सिग्मा लगा सकते हैं, इसका डायरेक्ट रिजल्ट है, इसको लिख सकते हैं, देखो ये क्या लिखा हुआ है, 1/n इंटू 2/n इंटू 3/n इंटू डॉट 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 चल रहा है, राइट। व्हेन यू टेक लॉग ऑफ इट, इट बिकम्स सिग्मा लॉग ऑफ r/n, ठीक है ना, ऐसा हो जाएगा। बोलो, यही तो आएगा। और ये जो पावर में है, जब लॉग लोगे तो ये पावर में नीचे चला जाएगा, तो 1/n यहाँ आ जाएगा, ठीक। और इस पूरे एक्सप्रेशन को y कहा जा रहा है तब, ठीक।
ये कैसे हैंडल होता है, ये तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? ये सब कर लेते हो कि इसको सिखाना पड़ेगा? नहीं सर, तो हाँ हाँ, नहीं ठीक कर है, पाएंगे। कर ले। यस सर। जल्दबाजी मत करिए, देखिए ये तो डेफिनेट इंटीग्रल की कहानी है, राइट? दिस इज समथिंग जो डेफिनेट इंटीग्रल से हम कर लेंगे। हम यही तक केवल अगर सीमित रखेंगे तो डिस्कशन आसानी से हम कर लेते हैं। लेकिन हमको लगता है कि असली कहानी यहां से शुरू हो रही है, और यही में तुम अटक रहे होगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखो क्या होगा, लिमिट, एक सवाल अलग से पहले सॉल्व करते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n टू द पावर n, और होल टू दी पावर में लिखा हुआ है 1/n। पहले ये रिजल्ट जानने की कोशिश करो, ठीक है? दिस इज अ वेरी मच वेल नोन टर्म, एंड फॉलोड बाय ये एक और सवाल बन जाएगा। ठीक बात है बेटा? तो इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, ये डी आई एज अ लिमिट ऑफ सम में कन्वर्ट हो जाता है। कन्वर्ट होने के बाद ये ऐसा बन जाता है, और जिसको तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो, इंटीग्रेशन 0 से 3 एक्स डिवाइडेड बाई 16 + x², ये सॉल्व हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? एक्स स्क्वायर को टी ले लोगे तो 2x dx dt आ जाएगा, अंडर रूट में 16 + t ऐसा लिखा हुआ है, आराम से ये इंटीग्रेट हो जाता है। ये इंटीग्रेट करना तो चुटकियों का काम है, सवाल ये है कि ये क्या हो रहा है और ये बेस में कैसे एडजस्ट हो रहा है, यही नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत बढ़ जाएगी। चलिए, तो ये एक सवाल है, क्या इसको आप सॉल्व करेंगे? मुझे बहुत तेज से प्यास लग रही है, तो मैं चाहता हूँ कि ये तुम लोग खुद इंटीग्रेट करने की कोशिश करो। तो मैं 1 मिनट बाद रिज्यूम करूंगा या 2 मिनट बाद रिज्यूम करूंगा। कोशिश करो जल्दी से इसको सॉल्व करने की। जल्दी करो। हो गया बच्चों? 1 मिनट। हुआ? हो रहा है सर, 1 सेकंड। सर ये ई की पावर ln में डाल देंगे ना एक्सप्रेशन ऊपर। हुआ?
सर बोलो मैंने भाई। ई की पावर ln में डाला, फिर वो जो मल्टीप्लिकेशन थी वो समेशन बन गई, और वैसे आ गया वन में जो पावर थी 1/n, फिर वो बाहर आ गई। रुको 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 रुको, देखो मैं कर रहा हूँ। देखो क्या करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन को कैसे हैंडल करते हैं ये देखो जरा ध्यान से। इस पूरे एक्सप्रेशन को मान लेंगे y। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एंड सो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले ln y लेना पड़ेगा। वो जस्ट तुम भी सुन रहे हो। यस सर। जैसे ये करेंगे, ये 1/n बाहर चला जाएगा, लॉग ऑफ इसका करेंगे तो, और ये बन गया लॉग ऑफ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n टू द पावर n। ठीक है, दिस इज एक्चुअली 1/n log of 1 into 2 into 3 into so on so forth n divided by n into n into n into so on so forth n. Okay, this is actually 1 by n log of 1 by n plus log of 2 by n प्लस ये चलता रहेगा, और ये एक सीरीज बन गई अब 1 बाई एन सिग्मा लॉग ऑफ r बाई n। r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक चल रही है, और n अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी पे। क्या ये बात सही है? बोलो बंधु। अब हम इसको अपने पुराने ज्ञान से थोड़ा सा सब सुलझाने की, माय गुडनेस, सो अब हम इसको अपने ही ज्ञान से थोड़ा सा और सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज वेरी मच क्लोजर टू द फाइन रिजल्ट, जिसको हम कुछ इस तरीके से कहते हैं कि 1/n जो होता है, इसको हम dx से एज्यूम कर रहे होते हैं। ये dx हो गया। r/n को हम x कह रहे होते हैं। लोअर लिमिट 1 होने पे 0 हो जाता है, अपर लिमिट n होने पे बाई x की वैल्यू अगर r/n है, यू नो व्हाट आई मीन टू से बाई लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। एंड इफ इट इज सो, तो मैं कह दूंगा ये सिग्मा जो है इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। तो 0 से लेके x तक बोलो जरा, ln ऑफ x dx, 0 से लेके 1 तक। इसका इंटीग्रल होता है x, बोलोगे यस सर। क्या? यस सर। सर x ln x माइनस 1। ठीक, अपर लिमिट जब 1 रखेंगे तो भी अभी कलाकारी है। ln 1 0 हो गया, और 1 तो 1 इंटू ln 1 0 हो गया, ये -1 आ गया, ये -1 आ गया अपर लिमिट। और माइनस लोअर लिमिट जो होगा जब 0 रखोगे यहाँ, तो ये 0 हो गया, और ये भी 0 हो गया, तो ये पूरी कहानी 0 हो गई, राइट। ध्यान से समझ लेना, 0 रखोगे ln x में तो ये इंफिनिटी हो रहा है। और बच्चे ऑफनली कंफ्यूज होते हैं कि x की वैल्यू जब 0 रखोगे सर, तो ये तो 0 हो गया, और ये वाली माइनस इंफिनिटी हो गई। 0 इंटू माइनस इंफिनिटी तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। ऐसा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये जो 0 है ना, ये एग्जैक्ट 0 है, और ये अप्रोचिंग टू माइनस इंफिनिटी है। ठीक है, तो प्लीज माइंड इट। तो लोअर लिमिट 0 हो गई, सो विद दैट इट इज यस। -1। बट अभी 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 पिक्चर बाकी है। ये पूरी चीज असल में ln y की वैल्यू है। ln y -1 आया है, और यहां से हम कह सकते हैं कि हमारा जो y होगा वो e रेस टू द पावर -1 होगा। दिस दिस गिव्स अस, ये पूरी कहानी e रेस टू द पावर -1 है। मतलब ये पूरी चीज 1/e के बराबर है। ठीक, 1/e के पावर में ये पूरी चीज करनी है, और जब ये सिंप्लीफाई होता है तो शायद 1 हो जाएगा। सो दिस गिव्स अस आंसर 1/e। ओके, यस सर। ओके सर। ओके सर। बात समझ गए? बोलो बाबू। यस सर। आर्यन, यस सर। सर मोहम्मद। सर धीरे आ रही है क्या आवाज? हाँ, थोड़ा धीरे आ रही है। शर्मा रहे हो ना? नहीं सर, दूर था लैपटॉप से। अच्छा, ठीक है, चले अगले सवाल पे। यस सर। बताओ इसको कैसे सॉल्व करोगे? नहीं बता। नहीं हुआ? यस सर, नहीं हुआ। नहीं। देखो, ये जो पूरी कहानी है ना, इस कहानी को ही सब्स्टिट्यूशन से
आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ क्रिएट करना चाहता हूँ, 1/x⁴n -1 को 1/t⁴n, है ना, या फिर इसको +1 कर सकते हो इधर बीच करके, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूशन कहाँ से आया, ये समझने वाली बात है पहले तो, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूशन से क्या एडवांटेज होगा, समझो। देखो भाई, हमको जो इंटीग्रल चाहिए ना, हम इंटीग्रल के हिसाब से चल रहे हैं। अगर 1 + x⁴n किसी तरीके से 1 - x⁴n में कन्वर्ट होना है, तो ये वाली चीज मैं 1/t के मतलब जो भी x⁴n वाला है उसको t के नए वेरिएबल के टर्म में t⁴n में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, ये जो -1 है यही इधर उधर होगा, लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा, एक बार लेफ्ट में है तो -1 है, राइट में जाएगा तो +1 हो जाएगा। तो इसलिए ये जो 1 का खेला है लेफ्ट एंड राइट होने का, वो मैं इसी सब्स्टिट्यूशन से एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ए ऑप्शन को, अगर हम चाहते हैं कि ए ऑप्शन जैसा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो हम इस सब्स्टिट्यूशन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूशन जैसे ही शुरू करेंगे, कहानी क्या बनेगी देख लेते हैं जरा। देखो सबसे पहले तो माइनस -n -n+1 -n -1 कर दो, है ना, dx -n t⁻⁻n−1 dt, ये बन जाएगा। ये तो बात ठीक है, बोलो। तो -n तो कट गया, है कि नहीं, बोलो ना। यस सर। जब लोअर लिमिट x की वैल्यू 0 करोगे तो ये पूरी चीज इंफिनिटी हो जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि t की वैल्यू क्या होनी चाहिए, t की वैल्यू भी 0 ही होनी चाहिए, क्या? बोलो। अगर x की वैल्यू 0 रखोगे हाँ। तो 1/x के पर अच्छा n ठीक क्या, है ठीक है। वन यस बाई सर। एक्स के पर n क्या हो गया, ये ये इंफिनिटी हो गया। हाँ हाँ। तो t की वैल्यू क्या रखने पे ही इंफिनिटी पाएंगे हम, t की वैल्यू भी 0 होनी पड़ेगी, 0। बोलिए। यस सर। तो इसका मतलब t के टर्म में भी इंटीग्रल का लोअर लिमिट 0 होगा और अपर लिमिट 1 होगा। सोचो, अगर x की वैल्यू 1 रखोगे तो ये 0 होगा, राइट, यस सर। बोलो। यस सर। तो मैं t के लिए भी एक लिमिट बना पाऊंगा ऐसा। हम्म और जो फंक्शन बनेगा वो फिर क्या बन जाएगा बताओ, 1/x⁴n को मैं 1/t⁴n+1 करूंगा। तो इसको t के टर्म में तो लिखा ही जा सकता है फिर ना, बोलो। यस सर। तो ये पूरी चीज t के टर्म में लिखा जाएगा, तो एक t का फंक्शन पूरा बन जाएगा। वो t का फंक्शन आई गेस यही बन जाएगा शायद। एक चीज समझना, जब इसकी वैल्यू 0 चाहिए तो t अपर लिमिट इंफिनिटी रखना पड़ेगा। x की वैल्यू जब 1 रखोगे तो अपर लिमिट इंफिनिटी हो जाएगा, बोलो। x की वैल्यू 1 रखोगे ये 0 हो जाएगा। यस सर। तो t की वैल्यू जब इंफिनिटी रखोगे तब जाके ये 0 हो पाएगा। तो इसका मतलब लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट इंफिनिटी हो गया, ठीक है। और ये जो फंक्शन है वो वो पूरा ये वाली चीज पूरी तरीके से ऐसा बन जाएगा, मतलब दिस डिवाइडेड बाई x⁴n। मैं लिख सकता हूँ, देखो ये क्या बनेगा, t⁻⁻n−1 डिवाइडेड बाई फंक्शन कुछ बन जाएगा, क्या बनेगा बताओ तो। ये तो फंक्शन को तो पहले टी के पावर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। 1 + x⁴n है, इसको लिखना पड़ेगा पहले। तो ये फंक्शन लिखेंगे और ये वाली चीज नीचे आएगी, क्या, x⁴n+1 नीचे आएगी, ठीक है। इसको x⁴n × x ऐसा करके लिखा जा सकता है, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसा ही फॉर्म बन जाता है इसका, ठीक। दूसरा सब्स्टिट्यूशन इसी के थोड़ा और ट्रांसफॉर्मेशनल टाइप्स कर सकते हैं। तो अगर ये पूरा 1/पावर से ऊपर जाना है तो 1/x⁴n+1 को t⁴n एज्यूम कर ले, ठीक है।
तो इस अजम्पशन से हम दूसरे वाले इंटीग्रल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। बाकी इंटीग्रल्स नहीं पाए जा सकते और किसी तरीके से इसको इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता। अगर कोशिश किए हो तो तुमको पता चल गया होगा, ठीक। ओके सर। बात समझ रहे ओके हैं? सर। तो आइडिया ये है कि जो बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन होंगे उनको गलती से भी इंटीग्रेट करने की कोशिश मत करें, क्योंकि इंटीग्रल मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नॉन इंटीग्रेबल है, तुम इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते उसको। एक दूसरे फॉर्मेट में, एक दूसरे फंक्शन के फॉर्म में लाया जरूर जा सकता है ना। तो ये जो इंटीग्रल है ये एक दूसरे यस फॉर्मेट में भी सर। लिखा जा सकता है, और वो जो दूसरा फॉर्म है वो इस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। ओके सर। यस, ये तो हम कर चुके हैं। 12 क्वेश्चन तो रिपीट हो गया ना। यस सर। यस सर। यस सर। कुछ तो बहुत हो गए होगे तुम लोग, है ना, कि एक क्वेश्चन तो हो गया। सर ये वाला भी हो गया सर। ये हो गया आर्यन? यस। नो सर, ये वाला नहीं हुआ था 30। नहीं हुआ? नो सर। ओके, चलो देख लेते हैं भाई। एफ आर टू आर माइनस थ्री, मतलब इसके रेंज में तीन नहीं है बस, है ना, गिवन बाय द फंक्शन ये, ठीक है। हमको 10 से लेके 20 तक एफ एक्स डी एक्स चाहिए होगा, ठीक है ना। और ये किसके बराबर है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली ये जो फंक्शन लिखा गया है, अगर इस पूरे फंक्शन को थोड़ा ढंग से देखा जाए ना, क्योंकि इसके रेंज में केवल वन नहीं है, ठीक है ना, तो हम चाहते हैं कि एफ एक्स का कोई एक एक वैल्यू लेकर के ऑब्जर्व करा जाए। भाई रेंज में तीन को छोड़ करके कोई भी नंबर हो सकता है, तो किसी न किसी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एफ एक्स वन होना चाहिए, है कि नहीं। और अगर एफ एक्स वन है तो 1 - 5 -4 और 1 - 3 -2 हो जाता है, मतलब एफ एक्स प्लस 10 उसी के लिए 2 होगा, राइट। अगर एफ एक्स की वैल्यू 2 है तो एफ एक्स प्लस 10 की वैल्यू 3 हो रही है, राइट। बोलिए। ये बहुत ही प्यारी सी चीज है, इतनी प्यारी सी चीज है कि दिल खुश कर सकता है। ये बात को थोड़ा ध्यान से समझना। मैं यहाँ कंट्रडिक्शन करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये गारंटीड तरीके से कहा जा सकता है कि इस फंक्शन के रेंज में तीन कभी नहीं आएगा। ओके, इस फंक्शन के रेंज में तीन नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में फंक्शन डिफाइन ही इस तरीके से किया गया है, लेकिन फंक्शन की प्रॉपर्टी ये है, राइट। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर एफ एक्स वन है किसी एक एक्स के लिए, तो एफ एक्स प्लस 10 2 होगा, ठीक। मतलब x के आगे, मतलब x की वैल्यू कोई भी, मान लो x की वैल्यू कुछ भी रखा गया, 17 रख रहे हो, तो अगर f17 की वैल्यू वन होगी, कभी ना कभी तो fx को वन होना पड़ेगा, क्योंकि इसके रेंज में केवल तीन ही तो बचाना है, तो कभी ना कभी तो fx को वन होना पड़ेगा। अगर fx की, क्योंकि इसका रेंज, भाई इट्स जब जब फंक्शन डिफाइन हो रहा है और इसके रेंज में तीन के अलावा बाकी सारे नंबर हैं, तो इसके रेंज में वन भी है। और इसके रेंज में वन है, इसका मतलब इसके डोमेन का कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो वन से जाके मिला होगा, मतलब इसके डोमेन में कोई ना कोई लेमडा होगा जिसका आउटकम जो है वो वन पे जाकर के टिका होगा। तो मैंने कहा कि एफ लेमडा की वैल्यू वन है, चलो इस वन के साथ जो इमेज बना है वो लेमडा का बना है, तो एफ लेमडा प्लस 10 क्या होना चाहिए, 2 हो जाना चाहिए इसी कहानी के लिए। एफ लेमडा प्लस 10 कोई और नया नंबर होगा, मान लेते के, तो इसका मतलब एफ के जो होगा वो 2 से जाके मिला हुआ है, इधर कहीं 2 भी होगा और एक नंबर के है जिसका इमेज 2 है। अगर एफ के का इमेज 2 है तो 2 रखने से क्या बन जाता है, जरा सोचो ना, 2 रखने से क्या बन जाता है बताओ जरा। अगर 2 रखते हो तो क्या बन जाएगा, अरे 2 - 5 और डिवाइडेड बाई 2 - 3 कितना बन जाता है, 3। ठीक। इसका मतलब एफ के की यस। वैल्यू अगर 2 है तो एफ के प्लस 10, के 10 आगे वाला जो फंक्शन होगा ना उसका रेंज 3 ही होना चाहिए, मतलब। और जबकि ये तो कंट्राडिक्शन है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एफ के 3 नहीं हो सकता। इसका मतलब इसके रेंज में अगर 3 छोड़ रहे हो तो इसके रेंज में से 2 भी हटाओगे, इसके रेंज में से एक भी हटाओगे, मतलब अगर इसके रेंज में 3 नहीं है तो इसके रेंज में 2 भी नहीं है, इसके रेंज में 2 नहीं है तो इसके रेंज में एक भी नहीं है। क्या ये बात सही है? यस सर। बोलिए ना, बोलिए ना। सर हमने ये चीज़ सोचा ही क्यों, हम तो बस हमको मतलब जैसे हमने ऐसे क्वेश्चन में देखा कि ये पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा, तो हम सबको बस इतना ही देखना है कि ये
कितने नंबर्स के बाद ये वापस से फंक्शन रिपीट होने लगेगा? देखिए, पीरियोडिसिटी 10 से लेके 20 एफएक्स को अगर तुमको इवेलुएट करना है तो जरूरी थोड़ी है कि 10 से 20 एफएक्स को जानने के लिए पीरियोडिसिटी ही हो। ये तो जरूरत ही नहीं है। इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हमको एफएक्स के बारे में कुछ और क्लोजर ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा। मैंने एफएक्स के इस प्रॉपर्टी को यूज करके एफएक्स के बारे में एक डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करी, और उस कोशिश का जो आउटकम हुआ वो ये होने वाला है कि एफएक्स के रेंज में एक भी नहीं होगा और एफएक्स के रेंज में दो भी नहीं होगा। बोलो। हम्म, और इस ठीक है। कहानी से एक और चीज पता चली है हमको। fx+20 तक जब हम पहुंच गए तो एक और आगे पहुंच करके देखिएगा तो fx+30 जो है, fx+30 जो है, इट टर्न्ड आउट टू बी वापस fx। ठीक है, तो इसका मतलब पर मेरे fx ख्याल से fx+40 के साथ आ रहा था ऐसे। क्या क्या। हाँ, fx+30 और fx-10। fx प्लस 30 जो है वो ये बन रहा है, fx+40 जो है वो हाँ, कर रहा है ना। यस सर, यस राइट। तो सर। इनके प्रीवियस वाले के साथ कनेक्शन अगर हम बिल्ड कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि fx+40 होने पर वापस fx के पास पहुंच रहे हैं। राइट। तो इसका मतलब fx यस प्लस सर। t इक्वल टू fx हो रहा है। तो fx इज पीरियोडिक विद द पीरियड t इक्वल टू 40। तो 40 के बाद फंक्शन वापस अपनी वैल्यूज को सेम पे रखने वाला है। तो 10 से लेके 20 तक का जो भी इंटरवल होगा, 10 में 40 जोड़ दो और 20 में भी 40 जोड़ दो तब भी सेम आएगा। बोलो। 10 में यस 80 जोड़ सर, दोगे, यस सर। 20 में 80 जोड़ दोगे तब भी सेम आएगा। तो 10 में क्या ही जोड़ दे बताओ। 10 में हम 120 जोड़ दें, राइट। यस सर। 120 जोड़ दें यस। और 20 में भी हम 120 जोड़ दें तब भी सेम आएगा, क्योंकि दिस इज जस्ट द 3 पीरियड, है कि नहीं। देर इज अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ऑसम प्रॉपर्टी, इंटीग्रल a प्लस एन टी से लेकर के b प्लस एन टी तक अगर चल रहे हो, सो इट इज नथिंग बट इंटीग्रल a से b एफ एक्स dx। राइट, दिस इज एफ एक्स dx। ओके। जबकि पीरियड पीरियड जो है फंक्शन का t होना चाहिए। ठीक। बेसिकली ये जो इंटीग्रल है वो n पीरियोडिसिटी n साइकिल के बाद शुरू हो रहा है। तो n साइकिल के बाद a से b तक आगे बढ़ रहे हो तो n साइकिल के पहले ही जाए भाई, ऐसा समझो ना यार। पीरियड ये इंटीग्रल ऑफ पीरियोडिक फंक्शन की बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। सो ऐसे समझो ना, मान लो ये साइन एक्स फंक्शन है। ठीक है, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। ठीक है, ये रहा 2 पाई, ये रहा 4 पाई। किसी ने कहा कि 4 पाई के थोड़ा आगे से 4 पाई के थोड़ा और आगे तक का तुम इंटीग्रल कर दो। ठीक है, किसी बंधु ने खूब खुश होकर के कहा कि यहां से लेकर के यहां तक का तुम इंटीग्रल करो। ठीक है, और किसी दूसरे बंधु ने कहा कि यहां से लेकर यहां तक का इंटीग्रल करो। ये जो इंटीग्रल है ये 0 के ही आगे है। मान लो ये π/4 है, मान लो ये π/3 है। तो तुमने कहा इंटीग्रल π/4 से लेकर के π/3 तक sin x dx, एंड somebody else is giving कि 2 पाई पीरियोडिसिटी है, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया, दो साइकिल कंप्लीट कर, दो साइकिल कंप्लीट करने के बाद सेम इंटीग्रल करो, कोई बात नहीं है। तो किसी ने कहा कि π/4 प्लस 4 पाई से लेकर के π/3 प्लस 4 पाई वापस साइन एक्स dx को कैलकुलेट करो। सो बेसिकली वी आर कैलकुलेटिंग और गेटिंग द सेम आंसर। यस और नो। सो एन साइकिल ऑफ पीरियोडिसिटी करने के बाद बस जस्ट यू आर शिफ्टिंग द जॉब। काम तो तुमको उतना ही करना पड़ेगा, चाहे आज करो चाहे 10 दिन बाद करो। अगर तुम रिपीटिव हो, इफ यू आर साइक्लिसिटिक और तुम बार बार पीरियोडिक हो रहे हो, तुम्हारे हर दिन का रूटीन अगर सेम है, तो तुम 12 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई आज करो, चाहे 12 बजे से 1 बजे तक पढ़ाई 3 दिन बाद करो, सेम टाइम पे सेम पढ़ाई कर रहे होगे तुम, तो योर टोटल वर्क डन इज गोइंग टू बी द सेम। यस, वही कहानी है। तो हम साइक्लिसिटी या पीरियोडिसिटी का 3 पीरियड कंप्लीट कर रहे हैं, तो 4 × 3 × 40 मेक्स इट 120।
तो वी आर गोइंग टू एंड 120 प्लस 10, 120 प्लस 20 एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये जो आइडिया है ना कि क्यों F10 के x+10 के बाद x+20 और x+30 पे पहुंची है अभी, है ना। x+20 पे जाइए, x+20 इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और x+30 पे जब जाओगे तभी तुमको पता चलेगा कि वापस fx के पास पहुंच चुके हैं। और ये किसी न किसी वैल्यू से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, नहीं तो इतने आसानी से क्लिक नहीं हो सकता, है ना। इससे पीरियोडिसिटी 40 आ रही है, ये इतना आसान थोड़ी है यार। समझ गए बंधु? सर मैं तो बस इससे fx+10 निकला, उसको वापस fx की जगह डाल दिया, फिर 20 निकला फिर से डाल दिया। मतलब लग रहा था कि कहीं इसमें, क्योंकि ये रिलेशन सिर्फ तभी बन सकता है जब पीरियोडिसिटी आ रही हो। हाँ ये बात ठीक है, बट ये पीरियोडिसिटी का अंदाजा, कितना पीरियोडिसिटी होगा ये भी ऑप्शन से देखा जा सकता है। 10 में कितना हाँ कितना जोड़ करके 100 तक पहुंचाएगा, तो 10 में 90 जोड़ना पड़ेगा, तो 90 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए इस केस में, है ना। इस केस में 100 मतलब 25 50 ये होना चाहिए इस केस में, है ना। इस केस में 120 अगर तुम पहुंचा रहे हो तो 110 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, है ना। 55 हो जाए या ऐसा हो जाए। इस केस में 120 का इंटीग्रल मल्टीपल 40 80 ये हो सकता है ना। तो तुम पीरियोडिसिटी कितनी आनी है, पीरियड कहाँ पे जाके रोकना है, ये अंदाजा भी तुम ऑप्शन से लगा सकते थे। ठीक है, ये भी एक बेहतरीन लर्निंग हो सकती है। क्या ये सच है? यस सर। ओके, सो इट वाज अ लवली डिस्कशन माय डियर। मुझे न्यूटन लेबिनिट्ज फार्मूला का 3 क्लासिक वेराइटी, मतलब कंप्लीट न्यूटन लेबिनिट्ज फार्मूला मैं डिस्कस करना चाहता था। मैं सोचा था 1 घंटे में डिस्कशन होगा शायद, बट अनफॉर्चुनेटली इट वेंट लिटिल लॉन्गर। सो कल ही रखूंगा मैं शायद डिस्कशन, है ना। तो आई कीप अराउंड 1 आवर और 1 आवर 1.5 आवर डिस्कशन, जो न्यूटन लेबिनिट्ज फार्मूले पे ही होगा। तो न्यूटन लेबिनिट्ज के 3 वेराइटीज होंगे। ऑफ कोर्स 3 वेराइटीज क्या क्या होते हैं ये मैं थोड़ा सा तुमको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। अगर तुमको याद है तो, या कहो तो चलो बता ही दे, क्या कहते हो, बोलो, बता दे। असल में ओके। बस खाली फार्मूला बताना मुझे उचित लग नहीं रहा। हाँ, फिर क्योंकि तो जब आज फिर या तो मतलब अगर आप कल फ्री हो तो आज प्रैक्टिस वगैरह कर लेते हैं, फिर कल चलो न्यूटन ठीक है लेब्निट्ज ठीक हुआ है, तो थोड़ा लेक्चर थोड़ा 12। थोड़ा सा न्यूटन लेबिनिट्ज अपने से पढ़ के बैठना, है ना। कल की क्लास में हम न्यूटन लेबिनिट्ज एक बार कर लेंगे, ठीक है। ओके ओके, सर। ओके बच्चों, बाय। ओके सर, थैंक यू सर।